राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर के आया हूँ जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। ये एक सत्य कथा है। 7 भाई और एक बहन की अनोखी कहानी है जिसे सुनकर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी कैसी है? 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मार करके उसका मांस खाया। ये सत्य कथा है। आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के उस जगह पर देख भी सकते हैं। आपको वहां पर सब कुछ पता लग जाएगा। ये हजारों वर्ष पूर्व की कहानी है जो बहुत ही मार्मिक दर्द भरी कहानी है। झारखंड झारखंड का नाम आपने सुना होगा, झारखंड जिला, वहाँ की कहानी है ये। झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की प्रसिद्ध है ये कहानी। 7 भाइयों और एक बहन की कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूर्वजों के द्वारा गई है ये कहानी। और इस कड़ी में बुजुर्गों ने के द्वारा ये कहानी सभी लोग वहाँ पर सुनते आ रहे हैं, जिसके अवशेष आज भी छोटा नागपुर की धरती पर मौजूद हैं, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। और बुढ़मू प्रखंड के गिंजो ठाकुर गांव नाम का एक गांव है। वहाँ पर बंधु टोंगरी के नाम से वो जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। और वहाँ से लगभग ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ये काफ़ी पास में ही है वहाँ पर। और जब मुझे ये सब कहानियाँ जो है दादा दादी के द्वारा वहाँ पर लोगों को सुनाते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सुनाई जा रही थी, और जिसके अवशेष जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो उस स्थल को जाकर के आप देख सकते हैं। और जब उस स्थल पर जाओगे तो वहाँ पर जो है बंधु टुंगरी का भ्रमण करना और इस कहानी से संबंधित सारे अवशेषों को वहाँ पर दिखलाया गया है। इस कहानी में मौजूद संपूर्ण विस्तार से बताई गई है। वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ लोग आपको बता देंगे कि 7 भाइयों ने अपने अपने तीर को जहाँ पर धार प्रदान की थी, जहाँ पर तीरों में धार लगाई थी, और अपनी बहन पर वहाँ पर तीर चलाया था। और जिस कैंद का एक पेड़ होता है, कैंद के वृक्ष पर मचान बना करके और छोटी बहन को खड़ा किया गया था। और 7 भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था उसने अपनी बहन का पका हुआ मांस नहीं खाया था। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरी कहानी है मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी उसके, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव की थी, आज्ञाकारी और संस्कारी भी थी वो। उनमें सबसे जो बड़े भाई था, सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ में लेकर के खेतों में काम करने के लिए वो चले गए। क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपस में लोग सहयोग करते थे, तो सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश दे करके और घर से वो निकलते हैं। तो 7 राजकुमारों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़ करके लाती है। और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने से पहले वो बैठी हुई सब्जी फल आदि काटने का जो औजार होता है उसको बैठी बोलते हैं, उस साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि अब क्या करूं? अगर
घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून से सना कपड़ा देख करके, जिसे माहवारी समझ करके, वो खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इसी डर से सब्जी पकाने वाला जो छाता साग होता है ना, सारा खून उसमें पोंछ करके खून को बहने से रोकती है, और इसी खून सने साग की वो सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी तुमने बनाई है। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वो थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई है। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार फिर वो छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मस्तिष्क से उतर नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद वो करने लगे कि भाई, तुमने उस दिन जो खाना बनाया था वो क्या तरीका था तुम्हारा। अब मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को जो है वो राजी हो गए। अब मांस खाने की सोच करके उन सभी के मुंह से लार टपकने लगती है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे इतना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। अब एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर के घने जंगल में ले चले जाते हैं, जहां वो पहले से ही बनाया हुआ 4 केंद के वृक्ष पर, जो केंद के वृक्ष होते हैं उन पर बनाया हुआ एक मचान जो होता है ना, उसके नीचे पहुंच जाते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बिठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं वहां से। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए वह भी मचान में जाकर के बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर ही स्थित एक टोंगरी बोलते हैं, जैसे छोटा पहाड़ होता है, उस पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। वो टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में जो है धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगा करके तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था
वो तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमारों में सबसे निपुण भी था। वो राजकुमारी जानती थी कि उसके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई यानी दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को बेध देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ियां जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए थे वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी एक लकड़ी को भी नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों में आंसू धरती पर गिरने लगते हैं। वो अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आकर के उससे पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु वहां कोई नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी सारी अब बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उससे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की तरह लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा वहाँ से। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देख करके चकित रह जाती है कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के साथ टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी लेकर के आता है। इसके बाद वो लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद कर भेज देते हैं। एक घड़े में 7 छेद कर दिए उन्होंने और उस घड़े को दे देते हैं कि जाओ इसमें पानी लेकर के आओ। अब छोटा राजकुमार पानी लेने के लिए एक डाडी यानी एक छोटा कुआं जो होता है वहाँ जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी निकल जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच करके रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। ये सारी घटना को जो दाढ़ी के जो मेंढक और केकड़ा मछली ये सब सुन रहे थे, देख रहे थे और वो तीनों राजकुमार को रोता देख करके पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी अब बीती विस्तार से बतलाता है। कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के मांस शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद से चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें ले चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना, बड़े भाई को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को एक दीमक के टीले में डाल देता और समय बीतने पर वो बांस का एक यानी छोटा सा झुंड वहाँ पर उग जाता है। जहाँ वो मांस को डालता था तो कुछ समय बीत गया तो वहाँ पर एक बांस का जो झुंड उगाता है। अब इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसौंदे के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर बांस के बुंदे को देख करके वो सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से यानी कि केंद्रा यानी जो बजाने का यंत्र होता है उसको बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा इससे। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी,
ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट करके ले जाता है, और इस बांस का की जो आवाज़ थी वो इतनी सुंदर है, यदि इससे केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ भी इसे बजाता है, इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचा, और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा को बजाना शुरू कर देता है। परंतु इस बार केंद्रा का मीठा जो सुरीला स्वर था वो कर्कश हो जाता है, और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट करके जोगी को वहां से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वो वही धुन ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर बजता है वह। और ये धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट डपट करके भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही जो केंद्रा था वो खुद ही बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर छोट भाई घर का घर। बड़े ही मधुर मीठे स्वर का सुन करके छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है, और वो धुन सुन करके छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया, और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहर दे करके उसे खरीद लेता है, तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है, और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है, और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे घर की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा करके गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलती, और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उसे उमड़ने लगी। आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों और भाभियों से भी पूछता है, और वे लोग भी सजावट करने की बात से जो है साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना बनाकर बाहर जा रहे हैं, बोल करके निकलते हैं, और छुपकर वापस पुनः आकर के अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर वो छुप करके बैठ जाते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है, और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। ये देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार फिर इसी प्रकार छुप जाते हैं, और जैसे ही वो सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तभी छोटा राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को वो जला देते हैं, जिसके बाद वो लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है, और दोनों भाई बहन अपना खुशी खुशी जो है अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है, और पूरे घरों में प्रसाद के स्वरूप में वो बकरे का मांस खाया जाता है, और सतबैनी नामक पूजा स्थान में वहाँ सरौटी साग को चढ़ाया जाता है। ये जो कहानी है ये एक सत्य घटना है, क्योंकि ये कहानी आपको लगेगी थोड़ा विचलित सी कि अजीब सी, लेकिन ये सत्य घटना है। और जो लोग इस कहानी को सुने वो बताएं कमेंट करके, ज़रूर बताएं कमेंट करके, जो वहाँ झारखंड के आसपास के हैं
कि ये कहानी वास्तव में सही है कि या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कहानी मेरे हिसाब से बिल्कुल एकदम सही है। मैंने इस चीज़ को जाना है, समझा है, परखा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री राधे 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 राधे।